The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, he is a clear example. वहाँ पे एजुकेशन के लिए कहाँ था, इतनी ज़्यादा सबको समझ नहीं थी, लोग मोस्टली कोटा ही जाते थे, तो सबकी तरह मैं भी कोटा ही पार्सल किया गया था, भेजा गया था। सुबह सुबह मैं डीएवी कोटा में एडमिशन ले लिया, सुबह सुबह साइकिल उठा के मैं जाता था डीएवी कोटा। So Anant, what were the kinds of challenges that you faced when you were making your dreams into the milestones? मेरी टाउनशिप में कोई और बताने वाला नहीं था। लोगों ने तो मुझे ये भी बोला था कि तुम कोटा जा रहे हो, तुम जेई की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते, तुम डरते हो क्या जेई एग्जाम से। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर 8 बजे मेरी कोचिंग खत्म होती है, शी टोल्ड मी कि 8:10 तक तुम घर आ जाना, क्योंकि घर और कोचिंग एकदम सामने सामने है। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, he is a clear example of this thing. Welcome to PW. I'm Advocate Mansi Jain. आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो हैं एडवोकेट अनंत प्रकाश मिश्रा, and now he is working in CAM, that is Cyril Amarchandan Mangaldas. He got passed out from NUJS Kolkata in the year 2023. So hello Anant, how are you? Hi Mansi, thank you for that great introduction. You have been so kind and thank you for calling me. आपकी टीम ने काफी वार्म तरीके से मुझे वेलकम किया. Thank you so much. It's a pleasure calling you here, Anant. So from the small town roots to the big city success, how was your journey from Banaras to the law schools? देखिए, बनारस में तो हम अभी रहने लगे हैं. अच्छा. पहले हम बनारस में नहीं रहते थे. Okay. So basically my dad is an engineer at GAIL India Limited और जो मदर है मेरी वो प्रोफेसर हैं. तो मदर अभी पढ़ाती है मेरी मिर्जापुर में. बट जो जैसे हम लोग तब रहते थे औरैया में. औरैया है कानपुर से 120 किलोमीटर दूर एक टाउन, जहाँ पे गेल गांव एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी जहाँ पे मैं रहता था. तो वहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल था जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की. और उसके बाद उस समय वहाँ पे तो ट्रेंड नहीं था. बिकॉज इन 2016 नो वन वाज टॉकिंग अबाउट क्लैट इन औरैया. बिल्कुल. क्लैट की बातें थोड़ी बड़ी शहरों में हो रही थी, वहाँ पे नहीं हो रही थी. वहाँ पे स्टिल द ड्रीम वाज कि अभी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत इधर उधर चले गए तो चलिए सीए बन जाते हैं. मैक्सिमम. हाँ, मैक्सिमम. तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए कहाँ था, इतनी ज़्यादा सबको समझ नहीं थी. लोग मोस्टली कोटा ही जाते थे, तो सबकी तरह मैं भी कोटा ही पार्सल किया गया था, भेजा गया था. सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मम्मी और छोटा भाई गए थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई को मेडिसिन की प्रिपरेशन करनी थी, उसको नीट की प्रिपरेशन करनी थी. तो वहाँ पे मैं चला गया. अब थोड़ा बहुत टाइम मिला एडजस्ट करने के लिए, देखने के लिए. ये चीज़ मैं अपने अंदर बहुत क्लियर था कि मुझे तो लॉ ही करना है. बट अब वो चीज़ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते करते कि नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है ना, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा कह रहा है कि उसे लॉ करना है. दे ऑल्सो थिंक कि मे बी ही श्योर नॉट श्योर. राइट, कि अभी इसको कॉलिंग नहीं समझ में आई है. एग्जैक्टली, धीरे-धीरे पता चलेगा. एग्जैक्टली. बट उसके बाद जब उन्हें लगा कि नहीं भाई, आई एम डिटरमाइंड, तो सामने हमारे घर के, मैं तलवंडी में रहता था जवाहर नगर में, मेरे घर के सामने रेजोनेंस की कोचिंग थी. तो वहाँ पे जाके मैंने एडमिशन ले लिया. रोज शाम को 6 से 8 बजे की क्लासेस होती थी वहाँ पे. तो सुबह सुबह मैं डीएवी कोटा में एडमिशन ले लिया. सुबह सुबह साइकिल उठा के मैं जाता था डीएवी कोटा, अपने प्रैक्टिकल्स करता था सारे साइंस के, और प्रैक्टिकल्स हो जाते थे. बाकी साइंस मैथ्स मेरे को समझ में बिल्कुल आती नहीं थी, तो उसके लिए मुझे ट्यूशन पढ़ना पड़ता था. स्कूल खत्म करके आता था मैं, ट्यूशन जाता था सारे. और दिन की मेरी हाईलाइट होती थी कि मुझे कोचिंग जाना है शाम को, क्लैट वाली क्लासेस में बैठना है, क्योंकि मजा मेरे को वहीं आता था. इन ऑल द मैथ, साइंस, बेंजीन, कार्बन, रिंग्स और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेरे लिए जो रिस्पाइट था वो क्लैट की प्रिपरेशन ही थी. तो मैंने तो 2 साल बहुत मन लगा के तैयारी की, क्योंकि मुझे एक ही मजा आता था वो करने में. रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इंग्लिश के पैसेज कर रहा हूँ, सब कुछ नेचुरल फील होता था उस प्रिपरेशन में. बहुत मॉक टेस्ट वगैरह दिए. और फिर उसके बाद हाँ, बट ये एक चीज़ थी, मुझे ये पता था कि मे बी मुझे शायद ड्रॉप करने का या किसी और चीज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा. मुझे जो करना है मुझे इसी बार में करना पड़ेगा. मतलब आई कांट टेक a lot of leap of faith with my parents. मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा. Like do and die situation. हाँ, do and die situation मेरे दिमाग में थी कि भाई मुझे शायद ड्रॉप नहीं होगा. मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था. लेकिन मैंने फिर अपना दिमाग में फोकस किया कि क्लैट करूंगा तो इसी बार करूंगा. 2018 में क्लैट का एग्जाम दिया, एलिट दिया मैंने. एनएलयू दिल्ली का जो पेपर होता है, नहीं निकला, फेल्ड मिजरेबली. टफ भी है थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्जाम. अरे मुझे तो काफी टफ लगा था. मैं वहां पे पहुंचा एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट उस टाइम पे कि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कर लूंगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लूंगा, मैं लीगल के क्वेश्चंस कर लूंगा. मैं उस पेपर में पहुंचा, मुझे इंग्लिश का सेक्शन खत्म करने में इतना टाइम लग गया और फिर सब कुछ इधर उधर हो गया. तो फिर मैं थोड़ा सा सैड हुआ. लेकिन फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, क्लैट और एलिट के बीच में 1 हफ्ते का गैप है. इस 1 हफ्ते के गैप में फिर से अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करते हैं. फिर से मॉक टेस्ट देना शुरू किया मैंने. तो इसी पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी आपके सारे जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो,
कभी थ्योरी तुम स्किप कर दो, कोई क्लासेस स्किप कर दो, बट मॉक टेस्ट कभी मत स्किप करो। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वो आपको प्रिपेयर करते हैं Exactly. एग्जैक्टली आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। प्लस एग्जैक्टली जितना आप रिगरस प्रैक्टिस करते हो ना उतना ही ज्यादा वो निखार आता है, आता है, ब्यूटी आती है beauty आती आपके है। उस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही कि यहाँ पर डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हम्म फेलियर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, हम्म। लेकिन वहां पर अगर आप गिव अप कर जाओगे तो हम्म। फिर इसका मतलब आप रेस में मान के चलिए पीछे रह गए। गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। और आई थिंक इस टाइम पे जो ये क्रूशियल टाइम होता है, टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल होता है। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, मतलब मुझे अच्छे से याद है मेरी मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर 8 बजे मेरी कोचिंग खत्म होती है, शी टोल्ड मी कि 8:10 तक तुम घर आ जाना, क्योंकि घर और कोचिंग एकदम सामने सामने है। अच्छा, तो मैं 8:15 पे अगर घर नहीं आया हूँ, आई एम टॉकिंग टू समवन, right. शी डिड नॉट केयर। हाँ। वो आ जाती थी, वो मुझे बोलती थी नहीं तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, चलो 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 वापस। उस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई रियलाइज, मतलब शी, उनको समझ में आती थी टाइम की वैल्यू, करेक्ट, कि हाँ ठीक है, घर में आओ, पढ़ो, जल्दी से खाना खाओ, अपना कायदे से मतलब अपनी फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। और फिर शी यूज्ड टू वैल्यू स्लीप आल्सो, राइट, कि ये सब जल्दी करोगे तो फिर सोने का पूरा टाइम मिलेगा, बिकॉज स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन है, का। बायोलॉजिकल Exactly. प्रोसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट Exactly. है। एग्जैक्टली मेरी मदर काफी फोकस करती थी कि तुम एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहो, थोड़ा फिट भी रहो। फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन के चक्कर में सारी चीजें ही एक तरफ भूल गए हैं। हाँ। तो जैसा मैं बता रहा था, तो मेरे मदर और फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे किसी भी टाइम पे फिर जब मेरी क्लैट की प्रिपरेशन थी, ये नहीं लग रहा था कि पता नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे ताने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सपोर्टिव थे, जितना सपोर्ट कर सकते थे किया। तो पेरेंट्स के सपोर्ट का, टीचर्स के सपोर्ट की बहुत वैल्यू होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मतलब वही एक इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट दोनों के साथ जब बैलेंस होता है तो फिर सक्सेस पाना नामुमकिन तो नहीं है। नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, Right. बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सो अनंत, what were the kinds of challenges that you faced when you were making your dreams into the milestones? मतलब आप ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो? मतलब मेरे क्लैट प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, कॉलेज में जब मैं जॉब्स के बारे में सोच रहा था, प्रोफेशन के बारे में सोच रहा था, किस फेज की बात कर रहे हो? I would say कि जब आप अपने लॉ स्कूल से निकले and then you were looking out for the jobs, तो उस ट्रांजिशन फेज में आपने कौन-कौन से challenges फेस करे? सो एक्चुअली में ये वाला फेज ट्रांजिशन का मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी 4th ईयर के एंड में। डे जीरो प्रोसेस हमारे यहाँ पे जो होता है वो 4th ईयर के एंड में ही होता है। तो 5th ईयर में कॉलेज में आई ऑलरेडी हैड अ जॉब। That's nice. तो मुझे कभी उस तरीके से, तो मेरे जो भी चैलेंजेस या आप जो भी कहिए प्रिपरेशन होगी, वो प्रिपरेशन थी 1st to 4 इयर्स में। और मैंने कभी इतना इस हिसाब से नहीं सोचा था कि मुझे डे जीरो में ही बैठना है, मुझे प्लेसमेंट्स में ही बैठना है। मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उनकी एडवाइस ली। मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि ये लॉ फर्म्स जो आती हैं, ये टॉप टियर लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, दे आर सम ऑफ द ग्रेट प्लेसेस टू वर्क एट, तुम ऐसी चीज़ें सीखोगे। फिर उसके बाद मैंने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप भी करी थी, मतलब अपने 4th ईयर एंड होते होते। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा सेटअप है, मतलब आई विल गिव इट अ ट्राई। और फिर उसके बाद मैं डे जीरो में बैठा और मेरा डे जीरो काफ़ी अच्छा चला गया। तो फिर मैं आ गया कैम्प में, और फिर तो कॉलेज से निकलने के बाद आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स ज्वाइनिंग हो गई, और सिंस देन आई हैव बीन एट कैम्प। सो इमीडिएटली आपने सबसे पहले कैंप को ही ज्वाइन किया? हाँ, मैंने कैम्प को ही ज्वाइन किया। मुझे इनका दिल्ली ऑफिस से ऑफर आया, मुझे दिल्ली ऑफिस अच्छा लग रहा था, मैं ज्वाइन कर लिया। That's nice. तो अनंत, आपने क्लैट एग्जाम के बारे में सबसे पहले कहाँ पर सुना, एंड व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू टू परस्यू अ करियर इन लॉ? मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द पीपल नो, बट एक मैगजीन आती थी जो यूपीएससी के बच्चे काफी ज्यादा पढ़ते थे, उसका नाम था प्रतियोगिता दर्पण। हाँ, आती थी। आपने सुना होगा प्रतियोगिता दर्पण के बारे में। तो मेरी टाउनशिप में लाइब्रेरी थी, तो आई रिमेंबर आई वाज इन क्लास 9th और 10th, अभी मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। 9th और 10th में मैं गया, तो वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण लाइब्रेरी में रखी हुई थी। मैं वो पढ़ता था क्योंकि उसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स और ये आते थे। मुझे देखना बहुत पसंद था, जीके आती थी, काफ़ी बार कुछ अच्छे एसेज, ओपिनियन पीसेस वगैरह रहते थे, मुझे बहुत पसंद था वो। तो मैंने देखा वहाँ पे मुझे क्लैट का पेपर दिखा। अब मुझे लॉ के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैं समझ रहा था, लेकिन मुझे वो जर्नी, वो पाथ नहीं पता थी। फिर मैंने वहाँ पे क्लैट का एग्जाम के बारे में देखा, समझा, फिर उसके बाद मैंने गूगल किया। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये सारे एनएलयूज हैं, ऐसा एडमिशंस हैं और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने करियर के बारे में और किया। फिर आई थिंक द फर्स्ट बुक विच आई रेड वाज फलियस नारिमन की ऑटोबायोग्राफी थी, बिफोर मेमोरी फेड्स। वो मैंने 10th क्लास के एंड में पढ़ ली। और जब मैंने वो पढ़ ली, तो उसके बाद तो मैं कन्विंस हो गया कि ये एक लाइफस्टाइल है। मतलब मैं ऐसे लेजेंड्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, आप खुद समझिए, जो ऐसे केसेस आर्ग्यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल सही बात है, आप मेक लैंडमार्क जजमेंट है, और उससे हमारा जो लीगल हिस्ट्री है आगे का, उसका कोर्स जो है वो चेंज हो रहा है।
आई वॉज फैसिनेटेड। Right. मैंने फिर उसके बाद नानी पालकी वाला द कोर्ट रूम जीनियस पढ़ी, तब तो मैं 100% कन्विंस हो गया था कि लॉ ही करूंगा मैं। और दूसरी एक और चीज़ थी कि मुझे और किसी सब्जेक्ट में इतना मज़ा नहीं आता था, मुझे वो लाइफ फील नहीं होती थी। Right. लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में कितनी लाइफ फील होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। और उस टाइम पे फिर मैं मैगजीन्स वगैरह पढ़ता था, तो कहीं पे मैंने जस्टिस एचआर खन्ना के बारे में पढ़ा, मैंने किसी के बारे में पढ़ा, तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता गया कि बहुत ही अच्छी फील्ड है। So it's all about the legacy lessons. लेगेसी लेसन्स एंड माई हैबिट ऑफ रीडिंग। Right. इफ इट वॉज नॉट फॉर माई हैबिट ऑफ रीडिंग, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना देख पाता, इतना इंक्विजिटिवली सोचता, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी टाउनशिप में कोई और बताने वाला नहीं था। लोगों ने तो मुझे ये भी बोला था कि तुम कोटा जा रहे हो, तुम जेई की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते, तुम डरते हो क्या जेई एग्जाम से। A lot of people, a lot of my parents, friends also thought that I am actually scared of the IIT examination. इंडिया में वही है ना, भेड़ चाल, मतलब जो स्टैंड आउट करता है क्राउड में से वो इंसान शायद गलत कर रहा है, लोगों का यही मानना होता था। तो उस टाइम पे भी आई थिंक जैसा आपने बताया, आपने भी ये सेम चीज फेस करी थी। फेस तो करी थी मैंने काफी Right. सारी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे स्कूल टाइम के, उनमें से भी कोई लॉ नहीं कर रहा था। बट लुकिंग बैक आई सी, मुझे लगता है कि मैंने सही किया। बिल्कुल right. मैंने सही किया। मैं देता जेई अगर, मैं बहुत मिजरेबली फेल हो जाता उस एग्जामिनेशन में। Correct. बिल्कुल ठीक है यार, इंसान को समझना चाहिए कि अपना एप्टीट्यूड कौन से एरिया में हाँ। है, वहीं पर फिर वो आगे इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। मैं आपके एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि व्हेन यू रीड समथिंग, जस्ट लुक कि व्हाट कम्स नेचुरल टू यू। To some people, physics might come very naturally to them. Mathematics might come very naturally to them. मेरे पास ना physics, chemistry में एक barrier आता था. I could feel that barrier. लेकिन जब मैं English पढ़ रहा हूँ, उसके बहुत complex passages पढ़ रहा हूँ, कोई book पढ़ रहा हूँ, मुझे वो barrier feel नहीं हो रहा है. When I am reading something about Indian polity, मुझे वो barrier feel नहीं हो रहा है. That's when I realized कि फील्ड स्विच करने की जरूरत है आनंद। बिल्कुल नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड, इवन अग्री विद यू। मेरे साथ सेम चीज थी, शुरू से मुझसे मैथ्स कभी नहीं होता था। ठीक है, एक बार ऐसा किया था कि एक स्कूल के टाइम पे बहुत अच्छे से 10th में मैथ्स पढ़ भी लिया था, तो मतलब रो पीट के 92 आ गए थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पढ़ाई करी थी। लेकिन शुरू से कभी भी वो फील नहीं आता था कि यार मैथ्स करना है। हमेशा से ना शुरू से एक हवा रहता था मैथ्स को लेके, तो तब से समझ में आ गया कि यार जैसी 10th खत्म हो गई उसके बाद तो मैथ्स छोड़ना है। मैं आपको बताऊं मानसी, मेरी इतनी बुरी हालत थी, दिस इज 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशंस, केमिस्ट्री मुझे नहीं आती थी समझ में, आज भी नहीं आती है। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो 30 नंबर तो मैं प्रैक्टिकल के ले आऊंगा, प्रैक्टिकल तो कर लूंगा मैं। अब 70 नंबर की थ्योरी में से आप समझिए मैंने सिर्फ और सिर्फ जो प्रिपरेशन करी थी वो 45 मार्क्स की करी थी। बाकी जो सिलेबस मुझे नहीं आता था वो मैंने किया ही नहीं था। तो मैंने 100 में से मेरे 78 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, तो मतलब ये समझ लीजिए कि 30 मार्क्स इधर से और बाकी जितने मार्क्स उधर से, 45-48 वहां से मैंने किया ही नहीं, जो मुझे नहीं आता था मैंने टच ही नहीं किया, छोड़ दिया बिल्कुल। सेम हैपेंड विद मी, मैंने 10th में ट्रिगो बिल्कुल छोड़ दिया था कि नहीं करना है तो करना ही नहीं है ट्रिगो। आज तक मुझे नहीं पता sin cos थीटा क्या होता है वो मैं पढ़ के ही नहीं गई। तो आनंद, एक कॉमन फ्रेज है रील वर्सेस रियल, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनफैक्ट हमारे सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहेंगे कि जो भी नॉलेज, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप अपने लॉ स्कूल्स में ग्रास्प करते हैं, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन से कितने डिफरेंट होते हैं या कितने सिमिलर होते हैं? देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेस है थ्योरी की, जो थ्योरी है वो चेंज नहीं होती। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मैं बात करूं, तो अगर आप पढ़ रहे हो कि लिस्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या करना है, वो चीजें सेम रहेंगी। आर्टिकल 14 जैसा आप पढ़ोगे क्लासरूम में वो सेम रहेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिमिनल लॉ, अब क्रिमिनल लॉ में आप सारी चीजें क्लासरूम में बच्चे को, मुझे ऐसा फील होता है कि इतना इफेक्टिवली नहीं समझा सकते, इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं प्रोफेशन में, ऑल द सीनियर्स से कि तुम्हारी असली वकालत की तैयारी और वो पढ़ाई तो स्टार्ट होती है व्हेन यू कम आफ्टर योर ग्रेजुएशन, क्योंकि उसके बाद तुम सीखते हो चीजें। अभी तक आप सेक्शन 482 पिटीशन क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में मान लीजिए कुछ फाइल करते हैं, आपने बुक में पढ़ा, आपने ऐसी चीजें पढ़ी, फैक्टर्स पढ़ा, बट जब आप कोर्ट में गए तो आपने देखा कि किस तरीके से वो चीज एक्चुअली पैन आउट हो रही है। सीपीसी, सीपीसी मैं आपको बताऊं, अब सिविल प्रोसीजर सिर्फ आप क्लासरूम में एक बच्चे को पूरी तरीके से कैसे समझाओगे, बच्चे को बोरिंग लगेगा, बिल्कुल काफी ज्यादा मतलब परेशानी होगी, नॉलेज है सिर्फ, हाँ, लेकिन नहीं होगी। एप्लीकेबिलिटी जैसे ही आती, आर्बिट्रेशन, अगर मैं सिर्फ किसी बच्चे को कहूँ कि इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ो ये वो, तो वो शायद उसको ड्राई लगे, उतना वो रिलेट करे ना करे, बट मैं उसे किसी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के सामने लेके जाऊं, मैं वो देख रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स फाइल हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल हो रहा है, सब कुछ कैसे एक्चुअली में चल रहा है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, लॉ का कैसे एप्लीकेशन होगा, मैं क्या पॉइंट बोलूंगा जो जज अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा, ऑल दीज थिंग्स मैटर।
और ये चीज़ें बहुत चेंज होती हैं और ये आपको प्रोफेशन में ही आप सीखते हो। तो जब आप लॉ स्कूल में हो तो इंटर्नशिप्स करें, डिफरेंट टाइप की इंटर्नशिप्स करें, सीनियर एडवोकेट्स का इंटर्न करें, फर्म में इंटर्न करें, पॉलिसी में इंटर्न करें, हो सके तो कभी किसी एनजीओ का भी काम देखिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करिए, जजेस के साथ इंटर्न करिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लीजिए, मूड्स कीजिए कॉलेज में, डिबेटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, हो सके तो कुछ एक आध आर्टिकल लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, जस्ट इन्वॉल्व रहिए। वरना वो फोमो वाला फील आ जाता है। आपको देखिए, अगर आप, मैं तो कहूँगा अगर किसी को कभी लाइफ में फोमो फील होता भी है, लोग बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में, सारे लोग आपके आसपास बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आपको जगह जगह से कॉलिंग भी आएगी कि ये हम ये कर रहे हैं, तुम्हें मिस आउट फील होगा, बट अगर आप अपने गोल को लेकर के अलाइंड हो तो आप उस पर स्टिक करो, अपने पाथ पे स्टिक करोगे, रिवॉर्ड हो सकता है थोड़ा देर में मिले, बट अगर ऑनेस्टली जेन्युइनली स्टिक करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलेगा। जेन्युइनली मेहनत करोगे, जेन्युइनली हार्ड वर्क करोगे तो मिलेगा। राइट, इन अ नटशेल हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क तो क्लैट प्रिपरेशन से लेके आज भी, अगर आपको मैं बताऊं, आपको मैं एक बार गया था मिस्टर सिब्बल को ब्रीफ करने। मिस्टर सिब्बल कितने सीनियर लॉयर हैं इंडस्ट्री में, आप सबको ये बात पता है। मैं उनको संडे को ब्रीफ करने के लिए गया था सुबह 11 साढ़े 11 बजे, एंड यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ एनर्जी आई सॉ ऑन हिज फेस। मैं कितनी बार देखता हूँ, जजेस को देखता हूँ कोर्ट रूम में, जजेस भी बहुत काम करते हैं, लॉयर्स भी बहुत काम करते हैं। आप कभी कोर्ट में जाइए, आपको दिखेगी, आपको ये सडन एनर्जी दिखेगी कोर्ट में, हर जगह लोग फाइलें लेकर के दौड़ रहे हैं, इस रूम से उस रूम, ये मैटर वो मैटर, सारी चीजें चल रही हैं एकदम, इतने सारे केसेस आफ्टर केसेस लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, बिल्कुल लाइन अप होते हैं मैटर्स, और मैक्सिमम सीनियर्स के चेहरे पे आप देखेंगे कोई शिकन नहीं है। नींद से उठा के आर्ग्यू, जैसे राम जेठमलानी जी के लिए कहा जाता था कि नींद से उठा के उनको आर्ग्यू करने के लिए बोल दीजिए, एंड ही इज अप एंड रेडी फॉर अ बैटल। करेक्ट। मैं फर्म में देखता हूँ, अपने सीनियर्स को देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये मोटिवेशन और एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप इस प्रोफेशन को फॉर लाइफ प्रैक्टिस करते हो और आप अपने अराउंड देखते हो, सब में वो एनर्जी दिखती है। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो मुझे लगता है आप सीनियर से सीखो, अपने जूनियर से सीखो, किसी से भी सीखो, हार्ड वर्क का आपको होना चाहिए जज्बा। हमारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहेंगे कि कौन से स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ लॉ, और जो हमारे बच्चे हैं अभी, वो आपसे कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं इन स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कभी भी आप आगे जाएंगे, केस की कोई फाइल पढ़ते हैं आप, या कोई मूड प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे से उसके सारे नुआंसेस समझने के लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इफ आई एम रीडिंग अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, वो कॉर्पोरेट लॉ की कोई प्रॉब्लम है, कंपनीज एक्ट पे है, मान लीजिए आईबीसी पे है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे है, मेरे अगर आईबीसी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे कंपनीज एक्ट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं कंफ्यूज भी होऊंगा। मेरा अगर बेस सब्जेक्ट जो है वही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहे सिविल वकालत करिए, चाहे क्रिमिनल वकालत करिए, चाहे कैसे भी करिए, आप इन हाउस रोल में होइए, कॉर्पोरेट फर्म में होइए, आपके बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। ये तो पहली चीज़ है। इसके बाद आती है रिसर्चिंग स्किल्स। अगर मुझे कहा गया है कि ये कोई पर्टिकुलर केस लॉ है, अब इसको ढूंढना है तुम्हें कि इस प्रोपोजिशन पे क्या आंसर होगा, तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट टू लुक फॉर एंड वेयर टू लुक फॉर। तो ये रिसर्च स्किल्स को होन करिए अपने 5 इयर्स ऑफ लॉ स्कूल में या 3 इयर्स ऑफ लॉ स्कूल में, वॉट एवर द केस में बी, और इंटर्नशिप्स वगैरह में देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखते रहिए, लर्न बाय ऑस्मोसिस, इम्बाइब करिए अपने सीनियर्स की क्वालिटीज़। और लास्टली लैंग्वेज स्किल्स, जैसे मुझे अपने लैंग्वेज स्किल्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। मुझे स्टार्टिंग में मेरा प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर बहुत उतना क्लियर नहीं था। आज भी मैं इम्प्रूव ही कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरा इस तरीके की बैकिंग नहीं थी कि मेरे यहाँ पे अगर बच्चे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में खेल रहे हैं। मतलब वैसा मेरा स्कूल नहीं था, इतना बच्चे बिल्कुल मतलब हिंदी में ही बात करते थे। और मुझे लगता है कि इतना हार्ड एंड फास्ट होना भी नहीं चाहिए, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें हो। बट मेरे स्कूल में ऐसे रूल्स थे कि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो आपको ऐसा मेरिट डिमेरिट चार्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स होंगे। वो मतलब दे ट्राइड, वो कोशिश करते थे कि हम इनको एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज वाली स्किल सिखा दें। तो थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, और इंग्लिश है। अब
आप उस पर डिबेट कर सकते हो कि और कोई लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट एज द स्टेट ऑफ अफेयर्स आर इन दिस कंट्री, मुझे लगता है लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, एंड अ लॉयर इज ऑल अबाउट हिज लैंग्वेज स्किल्स। मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी लाइन लिखता हूँ, मुझे कोई ऐसी लाइन कन्वे करनी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि नहीं इसका सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हो, एक सटीक मीनिंग हो, तो मुझे उस तरीके से उसे केयरफुली ड्राफ्ट करके लिखना होगा। नाउ इफ आई एम राइटिंग दैट लाइन इन अ वे जिससे 2 इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं, आई हैव डन अ पुअर जॉब एज अ ड्राफ्टर। करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस चीज को अगर हम लोग रिलेट करें क्लैट एग्जाम से, तो आपने कहा जैसे रीडिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और लॉजिकल स्किल्स होना जरूरी है। ये 3 सेक्शंस पेपर में आते भी हैं, तो हम बच्चों को भी आई थिंक यही स्किल्स शुरू से ही समझा रहे हैं, क्लैट के एग्जाम के टाइम से ही समझा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लॉन्गर रन में तो आपको ये हेल्प करना ही पड़ेगा। आपका डिडक्शन फास्ट होना चाहिए। अब आप मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, यू कम अक्रॉस अ केस, अब वो केस 100 पन्ने का है। नाउ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे 100 पन्ने पढ़ के डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस केस इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। आपको वो क्विकली स्किम करना है, स्कैन करना है, रीड करना है, रजिस्टर करना है। इफ दैट इज यूजफुल फॉर यू, टेक इट, अदरवाइज मूव अहेड। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये चीजें बाय प्रैक्टिस आती है जी। आपको करते रहना पड़ेगा। स्पीड रीडिंग, ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड रीडिंग लेके पैदा हुआ हूँ, आई वर्कड ऑन इट, और धीरे धीरे ये क्वालिटीज आप सीखते जाते हैं। मुझे तो बहुत कुछ और सीखना बाकी है, लेकिन मैंने ये स्टेप्स देखे हैं कि हाँ ये ब्रॉड चीजें हैं जो मुझे सीखनी है। थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स भी, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन आल्सो, विद क्लाइंट्स, विद जजेस। आपको सबसे बात करनी, विद योर पीयर्स आल्सो। हाँ, मतलब यू कांट बी नास्टी टू योर पीयर्स आल्सो। तोल मोल के बोलो, आप आराम से बोलिए, आप समझ के बोलिए, एज अ प्रोफेशनल बोलिए। तो ये वाली स्किल्स भी मैटर करते हैं। राइट। सो इस केस में अनंत, आपके फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं लॉ की फील्ड को लेकर? देखिए, जब मैं लॉ की प्रैक्टिस की बात करता हूँ, तो ये बात तो मैं सबको बोलूँगा कि कुछ अपने पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स आपको बना के रखने होते हैं। जैसे मेरे कुछ एथिक्स हैं जो मैंने अपनी फर्म में भी देखी है, वो है ऑनेस्टी टुवर्ड्स द क्लाइंट, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर क्लाइंट। तो मुझे ये चीज़ मास्टर करनी है कि मैं एक ऐसा लॉयर बनूँ कि मैं जिस भी कैपेसिटी में अपने क्लाइंट के लिए खड़ा हूँ, मैं 100% दे के खड़ा हूँ। मैंने कभी उसके लिए बेमन से काम नहीं किया, मैंने कभी उसके लिए किसी और बायस को दिमाग में रख के काम नहीं किया। आई एम अ लॉयर हु शुड नो हाउ टू डू हिज जॉब इफेक्टिवली। तो मुझे वो अभी इमीडिएट फ्यूचर में तो मेरा जितना भी फोकस है वो सारा स्किल सीखने पे है, ये देखने पे है कि मैं अपने आप को कैसे हर स्टेप पे बेटर कर सकता हूँ, बी इट माई रिसर्च, बी इट माई ड्राफ्टिंग, बी इट माई एलोकेशन, एवरीथिंग। और बाकी तो लीगल प्रोफेशन तो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। मैं होप करूंगा, जैसे मैंने अभी साल भर में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं अपने फर्म में, मैं ऐसे ही सीखता रहूं, एक्सेल करता रहूं धीरे धीरे। मुझे मेरे ये दिमाग में चीज़ें हैं। राइट। अनंत, वन क्वेश्चन ऑफ द ट्रैक। हाँ, अगर सपोजिटली स्विच करने का मन करता करियर गोल, एक दिन के लिए अगर मैं बोलती कि अगर आप एडवोकेट ना होते तो अनंत आप क्या होते? देखिए, अगर मैं लॉ में नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड हैव, मुझे डायरेक्शन, थिएटर, ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो मैं आई थिंक आई वुड हैव वेंचर्ड इनटू फिल्म डायरेक्शन या थिएटर डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ऐसी चीज़ें। मतलब मुझे बहुत मन है। देखिए, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी टू टेल। राइट। अब मेरे दिमाग में भी कोई कहानी चल रही है, कोई स्क्रिप्ट चल रही है, कुछ चल रही है, तो अगर मैं लॉ नहीं कर रहा होता तो मैं वो कहानी बताता। आपको पता है, केस भी एक कहानी की तरह ही होता है। एग्जैक्टली। मैं अगर जज को एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैंने उनके सामने एक वेब क्रिएट किया है, दैट इज द वेब ऑफ माई केस। उसमें मैं सारे फैक्ट्स को डाल करके एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ उनको। प्रोजेक्शन पे एक फिल्म है जो क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलीफ आई एम सीकिंग, और जज को क्या देखना है, मुझे क्या उनको बताना है, कैसे समझाना है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है कि वो मेरे क्लाइंट के फेवर में रिलीफ दे। बिल्कुल परफेक्ट। तो मतलब आप अपने वो वाले स्किल्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपनी इस फील्ड में। मैं चाहूंगा कि मैं अच्छे से यूज करता रहूं उसको। राइट, कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। सो अनंत, ये जब बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत बार बच्चों के मार्क्स नहीं आते मॉक्स में, और भी किसी एक्स फैक्टर्स की वजह से बच्चे बहुत बार डीमोटिवेटेड फील होते हैं। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ होगा, जहाँ पे बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर गिव अप करने का मन करता है। तो कैसा फील होता है उस टाइम पे, और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? देखिए, मैं कोटा में था। मेरे पास, आई थिंक मैंने आपको पहले भी अपने आंसर में बोला था, वो वाली लग्जरी मेरे दिमाग में थी नहीं कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ये था कि ये चीज़ मैंने फील्ड ये चूज़ करी है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लॉयर बनना है, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो मुझे अपने ड्रीम के क्लोज ले जाएगा। अगर मैं अब इसी में फेल कर जाऊँ और मैं इसी को अभी गिव अप कर दूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा?
मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, बट मैंने कभी इनको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। मैंने ये सोचा कि मेरा काम अभी है क्लैट की प्रिपरेशन करना, और मैं जब तक मेरे पास पावर है, कमिटमेंट है वो चीज़ करने की, ऑनेस्टली मैं वो करता रहूँगा। और मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने डेडिकेटेडली वही किया वहाँ पे, मैं वही कर रहा था। मैंने इतना ज़्यादा डेटर नहीं हुआ, बट मैं ये समझता हूँ कि ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, और उस टाइम पे आपको इनर मोटिवेशन देखना पड़ेगा अपने अंदर से, आप होप नहीं गिव अप कर सकते। और इन एनी केस मान लेते हैं कि आपका एनएलयू में नहीं होता है, तो दैट इज नॉट द एंड। नॉन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको लॉ की डिग्री लेकर के आनी है, और फिर उसके बाद आपकी प्रोफेशन में एक अगला एग्जाम होने वाला है, वहां पे आप सीखेंगे, वहां पे आप अलग तरीके से एक्सेल करेंगे। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि आपका एक पर्टिकुलर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ अगर, तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। कि इतना नहीं कि एनएलयू का टैग चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ करना है, लॉ की पढ़ाई करनी है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। थोड़ा एनएलयूज में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल जाता है, थोड़े प्रोफेसर्स हैं, एक्सपोजर उतना अच्छा मिल जाता है, सीनियर्स, एक्चुअली एलुमनाई बेस बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक एज मिल जाता है। तो जब मैं अपने सीनियर्स को, आप समझिए फर्स्ट ईयर का बच्चा कॉलेज में घुसा, उसने कॉलेज में देखा कि उसके कॉलेज की इतना बढ़िया हिस्ट्री है, उसके सीनियर्स को कहीं ऑक्सफोर्ड गया है, कहीं किसी फर्म में वो एक्सेल कर रहा है, कोई पार्टनर बन गया है, कहीं पे कोई है जो लिटिगेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, सम पीपल आर जजेस। आप ये सारी चीजें देख रहे हो, तो आप बच्चे के लिए भी काफी मेस्मराइजिंग होता है। आपको उसमें अपना मोटिवेशन ढूंढना है। रोल मॉडल्स बच्चे बना लेते हैं। हाँ, रोल मॉडल्स भी बच्चे बना लेते हैं। यस, तो वो इंस्पायर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने मेंटर्स भी देखने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जैसे मैं अब फर्म में अपने सीनियर्स को देखता हूँ कभी भी, तो मैं उनका मेंटी की तरह देखता हूँ अपने आप को, कि मैं मेंटी हूँ उनका। वो जो मुझे सिखाएंगे वो मुझे सीखना है। तो यही सब चीजें सीखते सीखते पिक करते उस मोटिवेशन को बना के रखना होता है। बहुत चैलेंजिंग काम है, मैंने भी सारी चीजें खुद एकदम से फिगर आउट करी नहीं है, बट मैं भी सेम ही बोट में हूँ, और मैं कोशिश करता रहूंगा। वो मोटिवेशन फाइंड करना पड़ेगा। राइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच अगेन। सो अनंत, आपने 2018 में क्लैट दिया था, और हाल ही में आपने नीट स्कैम के बारे में सुना ही होगा, जहां पर ये सुनने में आया कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, जिनको नहीं हुए हैं तो वो रैंक में हुआ। एंड आई थिंक सेम चीज क्लैट 2018 में हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्लैट 2018 में थोड़े से कंप्यूटर ग्लिचेस हुए थे आई थिंक, और वो मैं तो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, क्योंकि जो मेरी रैंक थी क्लैट में वो ऑल इंडिया रैंक 260A थी। पहले उन्होंने मुझे कोई और रैंक दी थी, फिर मैंने उनको मेल लिखा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी डिस्क्रिपेंसी हुई, मेरा सिस्टम इतने टाइम के लिए डिसफंक्शनल था, तो आप मुझे इसके एवज में कंपनसेशन दीजिए, मेरी रैंक को रिवाइज करिए। तो उन्होंने 260A रैंक मेरी की, तो मैं फिर NUJS में मेरा एडमिशन हुआ। तो जैसे कि आपने कहा कि नीट के अगर स्कैम की बात करें, मैं समझता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्जाम की जो बॉडी होती है, प्रिपरेशन कराने, ये एग्जाम कंडक्ट कराने की जो बॉडी होती है, उसके पास जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। दैट इज बच्चों का फ्यूचर। बिल्कुल। तो उस जॉब को मुझे लगता है बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए। अभी मैं इतने स्पेसिफिक्स पे कमेंट नहीं करना चाहता कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने स्टूडेंट्स को थोड़ा पेन हुआ है, इतनी आवाज़ें उठी है, तो थिंग्स आर नॉट राइट, और हमें स्टेट ऑफ अफेयर्स को एक बार वापस से रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये ऐसा बिल्कुल दोबारा ना हो। क्योंकि किसी कैंडिडेट के लिए वो एक एग्जाम, वो एक पर्टिकुलर दिन उसके लिए बहुत मायने रखेगा। उसका एक साल का भी बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं उस पर, पूरा फ्यूचर स्टेक पर। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ जो भी है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। बिल्कुल, और आई थिंक आप लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं इस मामले में। हाँ, तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एट टाइम्स आपने देखा है, कोई भी आजकल कोई मैटर होता है तो मीडिया ट्रायल पहले शुरू हो जाता है उसको लेके। मीडिया पहले ही बता चुकी होती है कि कौन कॉन्विक्ट होना चाहिए, कौन गिल्टी है, कौन नॉन गिल्टी है। तो इससे आपका एज एन एडवोकेट खुद का काम कितना ज्यादा हैम्पर होता है आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, एंड हाउ डज इट अफेक्ट ऑल द पैराडिग्म्स ऑफ दिस? देखिए, मीडिया ट्रायल आई डोंट थिंक कि आज से ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपने कभी सुना हो तो एक केस था यूएस में, पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन। ओजे सिम्पसन के ऊपर मर्डर ट्रायल था, मतलब ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ। तो वहाँ पे उसका ट्रायल हुआ था, उसमें भी मीडिया काफ़ी एक्टिव था। जॉनी डेप एम्बर हर्ड वाला केस जो हुआ था, उसमें भी मीडिया काफ़ी एक्टिव था। देखिए, एक ऑनेस्ट मीडिया अगर है कंट्री में, तो उसका काम है कि वो न्यूज़ को जनता तक लेके जाए। अब काफ़ी बार उसमें ओपिनियंस भी मिक्स हो जाते हैं। वो, मैं ऐसा कमेंट नहीं कर रहा कि वो ओपिनियंस अच्छे हैं, खराब हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस भी था,
न्यूज़ तो बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है व्यूअर्स की भी होती है कि आप कैसे देख रहे हो उसको, क्या लेना है आपको, क्या छोड़ना है। और आई थिंक एज अ लॉयर मेरा काम थोड़ा डिटैच होके ही होगा उस चीज़ से, मतलब मैं इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। और आई थिंक जजेस भी काफ़ी मतलब अच्छे से ट्रेंड होते हैं, मतलब आई वुड लाइक टू थिंक सो कि ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। जूरी ट्रायल्स में लोग कहते हैं कि जूरी ट्रायल्स में मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं चीज़ें, बट कोर्ट रूम के अंदर, क्योंकि आपको पता है लीगल सबमिशंस में आई कांट कोट न्यूज़पेपर की क्लिपिंग एज अ एविडेंस, मैं उसको नहीं लेके जा सकता। तो वहाँ पे मोर और लेस ये जॉब है हमारा कि हम उसे अनबायस्ड ही रखें। और आई थिंक पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कुछ चीज़ें काफ़ी हाईलाइट में आ जाती हैं, लाइमलाइट में आ जाती हैं। कभी कभी बार उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, कभी कभी बार उसके कंक्लूजन्स अच्छे नहीं होते हैं, बट वो सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में अगर 10 चीज़ें अच्छी होंगी, एक आध चीज़ों को बुराई भी होगी, हमें उसी को नेविगेट करके आगे जाना पड़ेगा। We have to decide what to take from We it. have to decide what to take from it, what to not take from it. काफ़ी बार होता है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो वीडियो बनाता है, वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो एकदम से लोगों का अट्रैक्शन जाता है, ध्यान जाता है, पुलिस का ध्यान जाता है। तो इन अ वे बहुत बार जस्टिस सिस्टम अप्रोचेबल भी होता है। बिल्कुल सही कहा। वीसी हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट आया था जब कोविड के कोविड-19, टाइम पे हाँ, आया था। उसके बाद हमने उसको आगे भी कंटिन्यू किया करा है, कोर्ट्स अभी ने, इसलिए ताकि कोई भी लिटिगेंट हो, वो कोई भी दूर हो, उसके लिए कोर्ट इनएक्सेसिबल ना लगे। बिल्कुल। हमें एज अ जस्टिस सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं देना सोसाइटी को जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल लग रहा हो आपको। तो हमें उसी डायरेक्शन में काम करते रहना है और धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ स्ट्राइव करना है। तो अनंत, लास्ट में आप हमारे बच्चों के लिए जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको अपनी क्लैट की तैयारी करते टाइम किन बातों का ध्यान देना जरूरी है और किस तरह से वो एनएलयू या किसी भी कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको जो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे होने चाहिए, जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं, ये सब जो बेसिक्स हैं उसको तो बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। सारा मॉक टेस्ट आप, हाँ मॉक टेस्ट, यस, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ करिए, हर हफ्ते एक मॉक एग्जाम में बैठिए, अपीयर करते रहिए, अपने स्कोर्स को इवैल्यूएट करिए, पैटर्न ढूंढिए कि आप कहाँ गलती करते हैं, कहाँ गलती नहीं हो रही है आपसे, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। You have to approach that examination with a strategy. तो वो स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से करना होगा, और वो आप तभी जानेंगे जब आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, मतलब हो सके तो सन त्जू की एक किताब है आर्ट ऑफ वॉर, वो पढ़िए कभी। वो मुझे सन त्जू का माइंडसेट बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो थोड़ी ऑफ बुक है, वो क्लैट के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प नहीं करेगी, बट हाँ, क्या है उस बुक का, इफ यू वांट टू? क्रक्स ये है कि ऑलवेज स्ट्राइक वेयर द एनिमी इज वीक। ओह नाइस, बिल्कुल ठीक पॉइंट। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। नो योरसेल्फ, वन हु नोज हिमसेल्फ आल्सो नोज कि उसकी क्या अच्छी चीजें हैं, उसकी क्या खराब चीजें हैं, वो कहाँ फॉल्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा। बेसिकली सन त्जू काफी इम्पोर्टेंट जनरल थे और काफी सक्सेसफुल मिलिट्री जनरल माने जाते हैं वो, अपनी कैंपेन्स और उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बुक्स पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और जब क्लैट हो जाए तो प्लीज मूवीज देखिए, बहुत सारी मूवीज देखिए, जितनी मूवीज हो सके उतनी मूवीज देखिए, बहुत पर्सपेक्टिव ऐड करती हैं लाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ठीक। Thank you so much, Anand, for coming here and joining us, and for all your delighted words that you have there for the students. Thank you so much. Thank you so much for calling me. Thank you. So ये थे अनंत हमारे साथ, जिन्होंने आज बच्चों को अपनी एडवाइस दी है, अपनी लाइफ की गोल्डन मोमेंट्स, अपनी लाइफ की टीचिंग्स बताए हैं, जिनसे आपको भी सीखना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द।